ये वीडियो हम लोग के बीकॉम सेमेस्टर 5 तालुक है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। आप लोग की वन शॉट वीडियो है जिसमें सारे टॉपिक आप लोगों पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला है आपका कंपनी क्या होती है। देखिए कंपनी का मतलब है एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसको लॉ ने बनाया है। क्या मतलब हुआ, देखिए कंपनी जो होती है उसको लॉ क्रिएट करती है, तभी उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। मतलब जिसको लॉ ने बनाया हो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी क्या है, वो एक तरीके से क्या है, नेचुरल पर्सन है, लेकिन उनकी कंपनी जियो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तभी के लिए कहा जाता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया है, जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब अपने ओनर से अलग होती है, और इसका परपेचुअल सक्सेशन है। इसका मतलब होता है कि कंपनी में लोगों के मरने या जीने से कंपनी को कोई नहीं फर्क पड़ता, कंपनी चलती रहती है। जैसे धीरू भाई अंबानी के बाद भी भाई मुकेश अंबानी आए और व्यापार को चला रहे, तो इसमें मतलब जो डायरेक्टर होता है उसके मरने के बाद भी कंपनी नहीं बंद होती, कंपनी चलती रहती है। ठीक है, इसके भी कुछ फीचर होते हैं। तो जो सबसे पहला फीचर है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि उसको लॉ ने बनाया, जैसे आपने अभी भी बताया था आप लोग को। क्योंकि देखिए कंपनी जो होती है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इससे पहले भाई एक बात समझिए, कंपनी बनने से पहले क्या होता है, कॉर्पोरेशन होता है, ठीक, और कंपनी बनने के बाद क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। उल्टा नहीं बोल रहे, सीधे ही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है। कंपनी बनने से पहले क्या है, कॉर्पोरेशन, कंपनी बनने के बाद क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है कंपनी को। मतलब कंपनी जो होती है वो डिसीजन लेगी। आप लोग सोच रहे हो कंपनी कैसे डिसीजन ले लेगी, कंपनी तो जस्ट एक नाम है। देखिए होता क्या है, जो बोर्ड और डायरेक्टर होते हैं वो उसके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के मम्मी पापा क्या करते हैं, हम लोग के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, तो वो हम लोग के क्या है, बोर्ड और डायरेक्टर है। ठीक है, तो अगला है आपका वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी कभी भी आ सकता, कोई भी कभी भी जा भी सकता कंपनी में, जब तक उसका भैया शेयर चल रहा हो। इसके बाद अगला है क्रिएटेड बाय लॉ, को लॉ ने क्रिएट किया है। और इसके बाद कैपिटल इनटू ट्रांसेबल शेयर। ट्रांसेबल शेयर का मतलब होता है कि जो भी कैपिटल आपकी है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप उस 1 लाख को कई भागों में तोड़ सकते हो। मान लेते 10 भागों में तोड़ दिया और उसे क्या बोल दिया, शेयर बोल दिया। ठीक, मतलब एक बड़ी सी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, शेयर है। अगला क्या है आपका, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कंपनी में मेंबर बहुत सारे होते हैं, जो लोग सारे पैसा दे रहे होते हैं, तो इसके लिए कंपनी को ज़्यादा रुपए नहीं देना पड़ता, इसके लिए क्या होती है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी में लोगों के मरने या जीने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। जैसे धीरू भाई अंबानी के बाद भी तो मुकेश अंबानी आए, तो इसका मतलब क्या है, रिलायंस कंपनी बंद नहीं हुई, रिलायंस कंपनी अभी भी चल रही है। अगला मे सू और नॉट बी सू, मतलब क्या होता है कि कंपनी चाहे तो केस कर भी सकती है और चाहे तो कंपनी पर भी केस हो सकता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंपनी देख लीजिए। देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी 3 भागों में विभाजित है। पहला है आपका इनकॉर्पोरेशन, दूसरा आपका लायबिलिटी और तीसरा आपका कंट्रोल। पहले देख लेते हैं इनकॉर्पोरेशन क्या है। इनकॉर्पोरेशन में कंपनी आती है, पहले चार्टर्ड कंपनी आती है, चार्टर्ड कॉर्पोरेशन जो आती है। देखिए चार्टर्ड कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों ने बनाया था उस समय, तब उसे बोलते थे चार्टर्ड कंपनी। ओके, एक है आपका सेचुरी कंपनी। सेचुरी कंपनी का मतलब होता है जिसमें पार्लियामेंट जब तक कोई आदेश ना करे तब तक वहां पर कोई डिसीजन ना लिया जाए। जैसे LIC जो बना, वो LIC मतलब एक्ट पे ही पूरा वो बेस्ड है, तो LIC जो कंपनी बनी थी वो इसी पर ही बेस्ड थी। ओके, अगला है रजिस्टर जो कंपनियां, रजिस्टर कंपनियां कौन सी होती है, रजिस्टर कंपनी जैसे आपकी जियो हो गई या ये रिलायंस हो गई या टाटा हो गई या कोई भी कंपनी, वो रजिस्टर कंपनी है। ठीक है, अब लायबिलिटी के हिसाब से, लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी पैसा जब चुकाया जाए तब उससे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब ये 2 प्रकार की है। पहला अनलिमिटेड कंपनी कौन सी है, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि जिसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाए। मतलब जब भी पैसा मान लीजिए चुकाना पड़े किसी भी क्रेडिटर को, तो उसकी अपनी पर्सनल लायबिलिटी भी चली जाए, मतलब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के तब वो पैसा चुका पाए। ठीक है, तब उसे क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। ठीक, अगला क्या है, लिमिटेड कंपनी क्या होती है। लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहला लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर आपने कुछ गारंटी दिया मेंबर को कि आपको आपकी लायबिलिटी केवल यहीं तक रहेगी। मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं और आपको लिमिटेड बाय गारंटी मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो 1 ही लाख रुपए आपको देने हैं। ठीक, इससे ज़्यादा रुपए नहीं देने हैं। अगला है लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का मतलब होता है जितने आपके शेयर होंगे उसके हिसाब से अभी आपकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक, शेयर हमने पहले बता दिया, शेयर का मतलब हिस्सा होता है, तो कंपनी में जितना आपका हिस्सा होगा उतनी ही लायबिलिटी होगी। सपोज कि हमने 2000 रुपये कंपनी में लगाए हैं, तो 2000 रुपये की ही मेरी पूरी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। ठीक, अब ये कंपनी भी 2 प्रकार की होती है, आपने सुना है प्राइवेट कंपनी,
पब्लिक कंपनी, ठीक। ये प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी है ये लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल में आती है, क्योंकि इनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अभी आगे इसको पूरा बताएंगे, ठीक। और इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए बस, 1% कंपनी, ये इसी में अपने दिमाग में ऐड कर लीजिएगा। अगर एक्सप्लेनेशन बढ़ाना हो तो लिखना है, वरना नहीं लिखना है, ठीक है। अगला है कंट्रोल। कंट्रोल के बिहाफ पर जैसे गवर्नमेंट कंपनी हो गई, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गई, ठीक, तो ये सब इसमें आएंगे। और होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब होता है, देखिए कुछ कंपनियां जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें क्या होती है, होल्डिंग कंपनी होती है, मतलब एक कंपनी के नीचे भी कई सारी कंपनी होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी जो होते हैं वो कई सारी सब्सिडरी कंपनी जो होती है, मतलब जो कंपनी के नीचे कंपनियां होती हैं, उनको क्या करती, कंट्रोल करती है, उनको क्या करती, मैनेज करती है। ओके, डिफरेंस देख लीजिए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी में। देखिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। और अब के पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, मिनिमम 7 और मैक्सिमम क्या रहते हैं, इसमें अनलिमिटेड रहते हैं। और 1% में तो भैया एक ही आदमी रहेगा, है ना। अगला है जो नंबर ऑफ डायरेक्टर है वो प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, और 1% कंपनी में एक ही होता है। लेकिन कई पर अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टर को बढ़ाना है तो 1 से लेकर 15 डायरेक्टर आप बढ़ा सकते हो, लेकिन वो लॉ में एक्सेप्शन है, आपको वहां पर जाके बताना पड़ेगा, ठीक है। वैसे एक ही होता है। अगला क्या है, मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कितना आप पब्लिक से पैसा आपको मतलब मिनिमम लेना ही पड़ेगा, तभी आप वो कंपनी कहलाएंगे। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए आपकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। और अगर आपका ये पब्लिक कंपनी है, इसमें कितना होना चाहिए पेड अप कैपिटल, इसमें 5 लाख होना चाहिए। और जो 1% कंपनी है उसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं बताया गया कि पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मतलब इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब अगर बात करें प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी को कैसे लिखा जाता है, कहा जाता है, तो जैसे मान लीजिए रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे मान लीजिए हो गया, तो ये प्राइवेट लिमिटेड लास्ट में लगता है। ऐसे पब्लिक कंपनी में लिमिटेड लगता है और 1% कंपनी में ब्रैकेट में लिख देते हैं 1% कंपनी। ओके, अब लायबिलिटी की बात भी कर लेते हैं। देखिए प्राइवेट कंपनी के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पब्लिक में भी लिमिटेड होती है और 1% में भी लिमिटेड होती है। अभी हमने आपको क्या पीछे बताया था कि 1% कंपनी को चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन बढ़ाने के लिए, ठीक। अब ये पेड अप कैपिटल में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये भी बता दें। देखिए पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने शेयर को किसको बेचा है, मतलब देखिए जैसे कंपनी को क्या करना पड़ता है, शेयर को बेचना पड़ता है ना। अगर वो शेयर को बेचेगी नहीं तो फिर उसके पास पैसा नहीं आएगा, उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो ये जैसे 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या जितने भी रुपए हैं, ये सब पेड अप कैपिटल होनी चाहिए अगर आपको कंपनी बनानी है तो। इसके बाद अगला है कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है बड़े से अमाउंट में एक छोटा सा हिस्सा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर बोलते हैं। ऐसे ही इसके भी 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर। देखिए प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है, प्रेफरेंस शेयर का मतलब है जिनका प्रेफरेंशियल राइट है पैसा लेने का, मतलब क्रेडिटर के बाद, कंपनी में जो क्रेडिटर होता है उधार देने वाला, उसके बाद जो पैसे का हक है, मतलब जिसको मिलना है, वो कौन होगा, प्रेफरेंस शेयर वाला होगा, ठीक है। अब कहोगे आप लोग कि प्रेफरेंस शेयर वाले को पहले पैसा मिल रहा है तो इक्विटी वाले को बाद में मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इक्विटी वाले को बाद में मिलेगा, प्रेफरेंस वाले को पहले मिलेगा। आप कहेंगे कि प्रेफरेंस वाला लेना फिर सही है, पहले पैसा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रेफरेंस वाले में जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड रहती है, मतलब उतना ही पैसा मिलेगा, आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी के अंदर, ठीक है, मतलब आप चाहें तो प्रेफरेंस से इक्विटी के अंदर आ सकते हैं। अब इक्विटी वाले में क्या होता है, इक्विटी वाले में जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसके वोटिंग राइट भी होते हैं, लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर है उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको थोड़ा लिखनी पड़ेंगी बढ़ा के, तभी वहाँ पर कुछ काम चलेगा, ठीक है। अब देखिए शेयर कैपिटल क्या होता है। देखिए शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कितना कैपिटल रेस किया है कंपनी ने, मतलब कितना कैपिटल कंपनी ने रेस किया है, लाई है, तब उसे क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक। शेयर कैपिटल के भी कुछ काइंड्स होते हैं। पहला आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के भी 3 नाम होते हैं, ऑथराइज्ड तो है ही, रजिस्टर और नॉमिनल कैपिटल, ये 3 नाम होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी ने कितना इशूड कर रखा है अपने एमओए में। एमओए क्या है, एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी के डायरेक्टर का नाम, कैपिटल कितनी लगाई है, कहाँ पर है, ये सबको लिखा होता है, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम कैपिटल इशूड लिखा होता है कि आप कितनी कैपिटल इशूड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको वहाँ पर पूरा मेंशन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मुंह मांगा कुछ भी बोल दिया, ठीक है। इसके बाद अगला है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का क्या मतलब होता है, जब पब्लिक को हमने कहा कि भैया आओ सब्सक्राइब करो, आके इशू करो, खरीदो आगे मेरी कैपिटल को। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए हमने मैक्सिमम कैपिटल यानी कि ऑथराइज कैपिटल रखा 10 लाख रुपए, ठीक। इशूड कितना किया, 8 लाख रुपए,
मतलब जो पब्लिक है उसको हमने 8 लाख रुपए क्या कर दिया, इशूड कर दिया। अब उस 8 लाख में 5 लाख ने ही खरीदा, मतलब टेकन ऑफ, खरीदा उसको, तो उसे क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक, तो ये जो 5 लाख खरीदा है इसे क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब क्या, उसने पैसा दे दिया और उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ हमको तुम्हारा शेयर खरीदना है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। इसके अंदर भी 2 पॉइंट आते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। मतलब होता है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, आपने इंटरेस्ट दिखाया और आपने पैसा दे के भैया खरीद भी लिया पूरा। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का क्या मतलब होता है, आपने इंटरेस्ट दिखाया लेकिन आपने अभी पूरा पैसा नहीं दिया। इसके बाद अगला है कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है। देखिए कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कंपनी के अंदर 2 प्रकार से पैसा लिया जाता है, एक होता है लमसम, एक होता है इंस्टॉलमेंट। लमसम का क्या मतलब होता है, एक साथ पूरा पैसा ले लिया है, तब से क्या बोलते हैं, लमसम बोलते हैं, मतलब शेयर का अमाउंट एक साथ ले लिया जाए। और एक होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेट का मतलब होता है, मान लीजिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब कहेंगे ये क्या है, ये इंस्टॉलमेंट को लिखा जाता है। ठीक है, पहली एप्लीकेशन होती, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल और चौथी फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे क्या होता है कि वो पैसा कंपनी क्या करेगी, मांगेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अलॉटमेंट पे भी पैसा मांगेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये कॉल्ड अप का क्या मतलब होता है, पैसा मांगना, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कहते हैं। मतलब हर इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी आपसे मांगे तब उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। ओके, और पेड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल का क्या मतलब होता है, जब शेयर होल्डर उसको पैसा दे तब उसे क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक, हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंप्लीफाइड तरीके से बताएं। अब एक है आपका अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल का क्या मतलब होता है कि जैसे जो कंपनी ने मांगा ना हो। अब जैसे क्या था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब चल रहा था, तब इसमें क्या था कि मान लीजिए एप्लीकेशन पे उसने मांगा, अलॉटमेंट पे उसने नहीं मांगा, तो वहां पर क्या हुआ, अनकॉल्ड अप कैपिटल। जस्ट उसका उल्टा, कॉल्ड अप का उल्टा क्या है, अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक, ये क्या थे आपके काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब जरा समझिए शेयर वारंट क्या है। देखिए शेयर वारंट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी जो स्टॉक होता है उसको हम प्री डिटरमाइंड प्राइस पे खरीदें। क्या मतलब हुआ कि हम पहले से ही तय कर लें कि इतने शेयर की प्राइसिंग होगी और इतने पे खरीदेंगे, उसे क्या बोलते हैं, शेयर वारंट बोलते हैं। अब ये शेयर वारंट जो होता है किसको इशूड होता है, मतलब किसको मिलता है, ये मिलता है कंपनी के प्रमोटर को। आप कहेंगे प्रमोटर कौन है, प्रमोटर का मतलब जैसे वो विज्ञापन करता है, नहीं, प्रमोटर का मतलब होता है कि जो कंपनी को जिसने स्टार्ट किया है वो कौन होता है, प्रमोटर होता है। उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस की शुरुआत करी, तो ये उसके क्या है, वो प्रमोटर है। ठीक है, प्रमोटर के साथ साथ वो एमडी भी है, वो अलग सब बात है। ठीक, लेकिन पहले तो वो क्या है, प्रमोटर है, उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है। ठीक, ये इशूड होता है प्रमोटर को या किसी इंस्टीट्यूशन को या कोई इन्वेस्टर को जिनका एक प्रेफरेंशियल बेस हो, मतलब जिनको पहले पैसा मिलना हो, ऐसे लोगों को क्या मिलता है, ये शेयर वारंट मिलता है। ठीक है, शेयर वारंट की जो प्राइसिंग होती है, मतलब जो पहले से तय करी जाती है, वो तय करता है सेबी। सेबी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर हम इसको स्टॉक मार्केट की पुलिस कहते हैं, क्योंकि इसका काम सब कुछ गाइडलाइन फॉलो करना और रेगुलेट करना होता है। अगला टॉपिक है शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए शेयर सर्टिफिकेट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर आपने जितने शेयर लिए होते हैं, आपका नाम हो गया, शेयर का अमाउंट हो गया, आपने पूरा पैसा पेमेंट किया था या पार्टली पेमेंट किया था, मतलब पार्टी पेमेंट का मतलब होता है कि जितना कंपनी ने कहा उतना पेमेंट करा, या फुल्ली पेमेंट आपने पूरा पेमेंट कर दिया था, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। जो भी रजिस्टर हो जाता है, रजिस्टर का मतलब होता है रजिस्टर होल्डर, मतलब कि जैसे जो आदमी ने शेयर को खरीद लिया है उसको हम लोग क्या देंगे, शेयर सर्टिफिकेट देंगे, जिससे उस बात का प्रूफ रहे। ओके, अब एक आपका अगला आता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी स्टेजेस क्या होती है। फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, कंपनी को बनाना, उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन बोलते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स आते हैं, स्टेजेस आते हैं। पहला है आपका प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या होता है कि प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर देखता है कि उसकी कंपनी कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी ने भी जब धीरू भाई अंबानी थे तो उसमें जो प्रमोटर थे उन्होंने देखा कि कंपनी हमारी क्या कर सकती है, उससे क्या गोल है, क्या अचीवमेंट है ना। ये देखने के बाद अगला काम है आपका इनकॉर्पोरेशन। अब क्या करेंगे, आप कंपनी को लीगली फॉर्म करेंगे। हमने पहले ही बताया था कि कॉर्पोरेशन मतलब अभी कंपनी लॉ में नहीं है, और इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, लॉ में आ चुकी है। ठीक, अगला क्या है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि कितने शेयर होल्डर होंगे जिनको वो शेयर को अलॉट किया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। आप लोग एक बात बताइए, ये जैसे हम शेयर होल्डर्स को लेके आ रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, हम चाहे तो खुद भी तो पैसा लगा सकते हैं, शेयर होल्डर से लेने की क्या जरूरत है। देखिए होता क्या है कि जो अमाउंट होता है वो पहली बात तो बहुत ज़्यादा होता है,
और उसमें रिस्क भी भैया फिर ज़्यादा होगा है। अब जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है, मान लेते केवल 1 लाख रुपए है और वो 1 लाख रुपए हम पूरे लगा दें तो क्या होगा, पूरे के पूरे 1 लाख का लॉस हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स होंगे तो थोड़ा थोड़ा लॉस सब लोग झेलेंगे, है ना। तो इसके लिए काम आता है। अगला क्या है, इनकॉर्पोरेशन और कंपनी स्टेप। मतलब अगर इनकॉर्पोरेशन करना है तो कंपनी को बनाना है, लीगली बनाना है, तो कैसे बनाओगे। पहला, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है कि आप डॉक्यूमेंट्स को जितने भी होंगे, जैसे एमओए हो गया, एओए हो गया। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, कंपनी में कितने लोग हैं, कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, कंपनी ने कितनी कैपिटल लगाई, ये सब कुछ वहाँ मेंशन होता है। एक होता है एओए जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आपने जो एग्रीमेंट बनाया होगा वो होगा। साथ ही साथ जो आपने जो नोटिस होगी, नोटिस भी आपको देनी पड़ेगी कि आपका जो रजिस्टर ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है, ये नोटिस आपको प्री डिफाइंड पहले देनी पड़ेगी। इसके बाद अगला है कि आपको पेमेंट ऑफ फीस करनी पड़ेगी, मतलब कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट काम, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा, मतलब आपकी कंपनी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। और लास्ट है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस का मतलब होता है कि अब आप कंपनी फाइनली स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ध्यान देना है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर आपको मिल जाता है तो आप प्राइवेट कंपनी को तो शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है तब आप पब्लिक कंपनी को शुरू कर सकते हो। हमने ये चीज़ तो आपको शायद बता दिया था, प्राइवेट कंपनी मतलब जैसे टाटा हो गया, ये सब हो गई, सब प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी जैसे स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या LIC हो गई, तो ये सब क्या है, पब्लिक कंपनी है, ओके। इसके बाद देखिए अगला है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि कंपनी का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितनी पावर है उसकी, ये सब इस डॉक्यूमेंट में मेंशन रहता है कि कंपनी के बारे में अगर मान लीजिए हमको जानना है तो हम इस डॉक्यूमेंट को देख के कंपनी के बारे में हर चीज़ जान सकते हैं। अब वो कुछ क्लॉज होते हैं, क्लॉज का मतलब होता है कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। तो अगला है कंटेंट ऑफ एमओए में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है। पहला कि नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। और इसके बाद रजिस्टर ऑफिस का क्या मतलब होता है कि कंपनी का रजिस्टर ऑफिस यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगला ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब कहता है कंपनी काहे के लिए बनी है भाई, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट दे रहा है, कोई मान लीजिए कोई फार्मा का काम कर रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव बताओ तो काहे के लिए कंपनी बनाए। अगला क्या है लायबिलिटी क्लॉज का क्या मतलब होता है कि मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो यहाँ पर बताता है। मेंबर की लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो भी मेंबर हैं कंपनी के अंदर उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। अगला क्या है कैपिटल क्लॉज का क्या मतलब होता है कि शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है उनके पास, मतलब कितने शेयर कैपिटल्स हैं उनके पास, ठीक। अगला क्या है एसोसिएशन क्लॉज का क्या मतलब होता है कि किसने सब्सक्रिप्शन को क्लोज कर रखा है, मतलब यहाँ पर हर मेंबर के साइंड भी होते हैं, उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लोज, ओके। तो ये कंटेंट किसका है, एमओए का अंदर है। शॉर्ट में क्या बताएं, एमओए का मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पर कंपनी के ऑब्जेक्टिव, पावर, ये सब डिस्प्ले होते हैं, ये सब बताए जाते हैं, तब उसे एमओए बोलते हैं, ठीक, सीधी बात। अगला क्या है एओए। एओए का मतलब होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ये सब लिखी हो, तब उसे क्या बोलते हैं, एओए बोलते हैं। एओए किसको देख के बनता है, एमओए को देख के बनता है, ठीक है। ये दो ही डॉक्यूमेंट एक मेन रहते हैं, जब कंपनी को फॉर्म करते हैं तब इसको बनाया जरूर जाता है, ठीक है। इसके बाद एमओए और एओए में डिफरेंस भी समझ लेते हैं। देखिए डेफिनेशन की बात करें तो एमओए क्या है, एमओए का मतलब होता है कि जो एक भाई अगर एमओए ना हो तो आप लोग की रजिस्टर है कि नहीं कंपनी, ये नहीं पता लग पाएगा, और अगर एओए ना हो तो आप लोग के कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता लग पाएंगे, हैं दोनों डॉक्यूमेंट ही, ठीक। सोर्स की बात करें मतलब किस सेक्शन में डिफाइंड है, तो एमओए डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 और एओए डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, ठीक। याद रहे तो लिखिएगा, नहीं याद रहे तो मत लिखिएगा सेक्शन, क्योंकि आप किसी एक क्वेश्चन में सेक्शन आराम से लिख रहे हैं और दूसरे में लिख ही नहीं पा रहे, इसका मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन आता था दूसरा क्वेश्चन नहीं आता था। तो मेरा मानना है कि सेक्शन लिखिए तो सबके लिखिए, नहीं लिखिए तो किसी का ना लिखिए। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब मतलब कंपनी बन रही होती है तब एमओए बन जाना चाहिए, ठीक। अब एओए क्या होता है, एओए जो होता है वो कंपनी रजिस्टर हो या ना हो उससे मतलब नहीं होता है, वो एमओए को देख के बनता है। जिस हिसाब से एमओए होगा उस हिसाब से एओए होगा, मतलब जिस हिसाब से कंपनी के डायरेक्टर और कैपिटल ये सब होगी उसी हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो बनेंगे, ठीक। अगला कंटेंट की बात करें तो इसमें लगभग 6 क्लॉज होते हैं, किसमें, एमओए के अंदर, और 6 क्लॉज का मतलब 6 पॉइंट मेन डिफाइंड होते हैं, ठीक। और जो एओए होता है उसके अंदर ड्राफ्ट होता है, अब वो कंपनी के डिसीजन के हिसाब से बदलता रहता है। कंपनी ने डिसीजन लिया कि हमको ऐसा काम कराना है तो क्या होगा, रूल्स भी उसी के साथ साथ क्या होंगे, बदलते रहेंगे। अब रिलेशन की बात करें तो ये एमओए जो होता है वो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में होता है, क्योंकि देखिए जो आउटसाइडर जो होता है वो पैसा लगाने की सोचता है कंपनी में, तो कंपनी के बारे में अगर जांच पड़ताल उसको करनी है तो वो एमओए को पढ़ेगा। एमओए को पढ़ना कोई मतलब गैर कानूनी नहीं है, ये कानूनी है,
कुछ लिमिटेड फीस दे के भी आप इसको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब एक है आपका एओए। एओए में क्या होता है कि ये कंपनी से मेंबर के बीच में होता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो वही मानेंगे ना, आउटसाइडर से क्या मतलब है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके बाद अगला है कि वोटिंग राइट क्या होती है। देखिए वोटिंग राइट का क्या मतलब होता है, कंपनी के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक, मतलब जैसे बोर्ड डायरेक्टर बैठे हैं, मीटिंग की हो रही और उनको डिसीजन लेना है, तो उसमें जो सबका मत होता है उसे बोलते हैं वोटिंग राइट, ठीक। वोटिंग राइट जो होती है वो जो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनकी तो पहले ही होती है, ठीक, और मेंबर्स की भी रहती है, मतलब यहाँ पर लोग अपना मत बताते हैं, उसके बाद कंपनी क्या लेती है, एक मत पे डिसीजन लेती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वोटिंग राइट बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला है कि राइट इश्यूज क्या होता है। देखिए राइट इश्यूज का क्या मतलब होता है कि कंपनी जो होती है वो अपने शेयर होल्डर से कहती है कि अगर आप चाहें तो एडिशनल शेयर कंपनी के भी खरीद सकते हैं, ठीक है, मतलब आप चाहें तो ज़्यादा शेयर भी कंपनी के खरीद सकते हैं और ज़्यादा मालिक बन सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, राइट इशू बोलते हैं। अब इसमें क्या करती है कंपनी जो शेयर बिक नहीं रहे होते हैं या जो शेयर मान लीजिए वो सोचती है कि उसका पैसा जल्द से जल्द आ जाए, तो उसके लिए वो राइट इशू करके, मतलब राइट इशू शेयर करके वो क्या करेगी, शेयर होल्डर से पैसा ले लेगी डिस्काउंटेड प्राइस में। मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर को थोड़ा सस्ते में शेयर मिल जाएगा, वो उसका फायदा हो गया और कंपनी को पैसा मिल गया जिससे वो ऑपरेशन को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसके बाद अगला है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। देखिए शेयर स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, जो शेयर होता है उसका मतलब क्या होता है, हिस्सा बोलते हैं, स्टॉक का मतलब भी हिस्सा ही होता है, लेकिन ध्यान से डिफरेंस समझिएगा। जो शेयर होता है, मान लीजिए 1 लाख कंपनी ने इशूड करे, जिसमें से 10,000 रुपये क्या क्या है, मतलब शेयर है, ठीक है, इस शेयर को हमने क्या कर लिया, खरीद लिया है, ठीक। अब अगर हम ज़्यादा मात्रा में शेयर को खरीदे ले रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो रहा है, तब वहाँ पर उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉक बोल रहे हैं, ठीक। अगर ज़्यादा मात्रा में शेयर है, मतलब कई सारे शेयर्स का जो मतलब एक ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक बोलते हैं, ठीक। और शेयर का मतलब क्या है, एक ही जो हो वो क्या होता है, शेयर होता है। अब डिफरेंस की बात अगर करें तो शेयर जो होता है वो सिंगल यूनिट ऑफ स्टॉक होता है, मतलब स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा ही वो क्या होता है, शेयर होता है, ठीक। और जो स्टॉक होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप को, मतलब क्या है, स्टॉक अगर आपने ले लिया तो आप कंपनी के ओनर कहलाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि शेयर में ओनर नहीं कहलाएंगे, शेयर में भी ओनर कहलाएंगे, लेकिन उतने ही हिस्से का जितने हिस्से का आपने पैसा लगाया, ठीक। अगला क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ ए कंपनी विल बी सेम, मतलब क्या है, सारी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि देखिए आप किसी एक ही कंपनी में ही खरीद रहे हैं शेयर। देखिए जो स्टॉक होता है वो मल्टीपल हम कंपनियों में खरीद सकते हैं, ठीक, लेकिन जो शेयर होता है वो हम एक ही कंपनी में खरीद सकते हैं। अगला क्या है, अब इसके अंदर आता है आपका कि जो शेयर होता है वो फुल्ली पेड अप भी हो सकता है और नॉट पेड अप भी हो सकता है। मतलब क्या होता है, शेयर को अगर हम चाहें तो हम उसको आधा भी पैसा पेमेंट कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे करके, मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर सकते हैं, और चाहें तो आप लोग एक साथ भी पैसा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक होता है उसके अंदर आपको सारा ही पैसा एक साथ देना पड़ता है, फुल्ली पेड करना पड़ता है, ओके। अगला क्या है, जो शेयर होता है वो फॉर्मेशन के दौरान बनता है। फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, जब कंपनी बन रही होती है तो कंपनी को पैसा चाहिए तो वो क्या करती है, शेयर इशू करती है। और जो स्टॉक होता है वो मतलब फॉर्मेशन के दौरान नहीं होता है, मतलब जब कंपनी शुरू होती है वो तब इशूड नहीं होता है। इसके बाद जो शेयर है वो एक नॉमिनल वैल्यू पर चलता है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कि कितने शेयर आप खरीद रहे हो, और ये नॉमिनल वैल्यू पर नहीं चलता है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब समझिएगा, जैसे 10,000 रुपये शेयर है, 10 रुपीज़ ईच हैं, तो ये इसे नॉमिनल शेयर बोलते हैं, ठीक है, मतलब नॉमिनल वैल्यू सॉरी बोलते हैं, ठीक। अब जो शेयर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफाइंड होती है कि वो कितनी है, लेकिन जो स्टॉक की वैल्यू होती है वो डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि आपने कई सारी कंपनियों से शेयर खरीदा है ना, तब उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टॉक बोल रहे हैं। तो आपकी जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं कि वो कितनी वैल्यू है, ठीक। अगला है आपका ये जो शेयर होता है, इसमें आप चाहें तो आप ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन आपका पूरा का पूरा शेयर ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई एक शेयर लिया, तो आप ट्रांसफ़र अगर करोगे किसी दूसरे को, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा शेयर ही ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक। लेकिन जो स्टॉक होता है उसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। फ्रैक्शनल क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर तो बहुत सारे शेयर है ना, तो उसमें से कुछ शेयर चले जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल बोलते हैं, ठीक। फ्रैक्शनल ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर। अब मीटिंग के अंदर जब भी मीटिंग होती है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखना पड़ता है, जैसे कुछ ज़रूरी बातें जो चल रही हैं उनको हम लोग को एक जगह पर नोट करना पड़ता है। आप लोग जनरली उसको नोट्स बोलते हो अपनी भाषा में, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको मिनट्स बोलते हैं। मतलब क्या, कंपनी की मीटिंग के अंदर जब कोई मान लीजिए कोई डिसीजन लिए जाए या कोई भी चीज़ पर फोकस करा जा रहा है, तब उसे मिनट कहते हैं। मिनट का मतलब है कि ऐसा एक रिटन रिकॉर्ड जहाँ पर फोकस करा जाता है आउटकम पर। आउटकम का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें निष्कर्ष में निकल के आ रही हैं उन पर फोकस करा जाता है और उनको एक जगह पर लिख लिया जाता है, उससे क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। मिनट के भी कुछ कंटेंट होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। पहला, पार्टिसिपेंट का नेम क्या है,
डेट एंड टाइम क्या है कि कब हो रही है मीटिंग, एजेंडा का क्या मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, काहे के लिए आए हो, अगला डिसीजन क्या लिया गया, फॉलो अप एक्शन का क्या मतलब लोगों से कैसे करवाना है, चेयरमैन के साइन हो गए, जो मेंबर जिन्होंने लेफ्ट कर दिया मीटिंग को वो हैं, और इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर जो अटेंड कर रहे हैं वो हैं, नेम ऑफ चेयरमैन। तो ये सब क्या है, अलग अलग कंटेंट हैं जो कि मेंशन करे जाते हैं कहाँ पर, मीटिंग पे। ठीक है, तो मीटिंग के अंदर जो मिनट होते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ें मेंशन करते हैं, बताते हैं जिससे पता लग सके। ओके, अब टाइप्स ऑफ मिनट देखिए, टाइप्स ऑफ मिनट क्या क्या चीज़ें हैं। पहला मिनट्स ऑफ नरेशन। मिनट्स ऑफ नरेशन का मतलब होता है ये कोई फॉर्मल आपको लोग का नहीं है। फॉर्मल का क्या मतलब होता है कि ये जैसे अगर मान लीजिए कि इसके अंदर जो नरेशन के अंदर क्या होगा कि आप कंपनी के बारे में बस ऊपर ऊपर की चीज़ें लिखोगे। ठीक है, मतलब जो भी मीटिंग में ऊपर ऊपर की चीज़ें हो रही हैं ये उनको लिखोगे, उसे क्या बोलते हैं, मिनट्स ऑफ नरेशन बोलते हैं। ठीक, अब एक क्या है, मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो भी फॉर्मल चीज़ें मतलब जिनका डिसीजन लिया जा चुका है और कायदे से वो चीज़ फॉर्मल लीगली हो चुकी हैं, उनका हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिसीजन लिखते हैं या कोई भी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, अब एक होता है आपका एजेंडा। एजेंडा का क्या मतलब होता है, मीटिंग का गोल या मीटिंग का ऑब्जेक्टिव तैयार करना ही क्या होता है, एजेंडा होता है। ठीक, एजेंडा कैसे फॉर्म होता है, पहली बात दो तरीके से फॉर्म होता है एजेंडा। पहली बात तो होता है आपका वाइड फॉर्म। वाइड फॉर्म का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर कंपनी के बारे में हर चीज़ चेक करी जाए, जानी जाए और उसके बाद तय करा जाए कि क्या करना है। ठीक, और एक होता है आपका ब्रीफ फॉर्म। ब्रीफ फॉर्म का क्या मतलब होता है कि पिछले मिनट को याद करिए, मिनट का क्या मतलब था कि जो भी रिटन रिकॉर्ड थे आप लोग की मीटिंग के, उसको देखने के बाद आज की मीटिंग को तय करा जाए, आज के एजेंडा को मतलब जो गोल होता है उसको रखा जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीफ फॉर्म बोलते हैं। अब इसके बाद रेजोल्यूशन होता क्या है। रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि एक लीगल फॉर्म है जहाँ पर कंपनी की जो मीटिंग होती है उसमें जो डिसीजन लिया जाए उसे क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। इस रेजोल्यूशन के अंदर भैया सारे लोग होते हैं, मतलब जितने भी लोग कंपनी के अंदर उपस्थित हैं सारे ही लोग यहाँ पर होते हैं। ठीक, काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें तो पहला है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि इसमें जैसे कंपनी की जनरल मीटिंग होती है जहां पर सारे लोग शेयर होल्डर आते हैं, सारे मेंबर्स आते हैं, सब लोग साथ में डिसीजन लेते हैं, मतलब जैसे चलता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकुलर रीजन या किसी एक पार्टिकुलर डिसीजन की वजह से कंपनी ने मान लीजिए मीटिंग बैठा दी और उसमें कुछ भैया वो कुछ निकल के आए, कुछ कंक्लूजन की क्या लेना चाहिए डिसीजन, उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कंपनी मीटिंग क्या होती है। देखिए कंपनी मीटिंग का क्या मतलब होता है, सारे लोग एक साथ आ जाएं। ठीक है, कोरम ऑफ मेंबर। कोरम ऑफ मेंबर का क्या मतलब होता है, देखिए कोरम का मतलब पहले समझिए। कोरम का मतलब होता है कि कितने मतलब स्मॉलेस्ट मेंबर या स्मॉलेस्ट पीपल प्रेजेंट रहेंगे मीटिंग के दौरान। ठीक, तब उसे क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी के अंदर तो प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन तो होने ही चाहिए, मतलब मीटिंग के अंदर 2 लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में अगर है तो। अगर पब्लिक कंपनी है तो 1000 मेंबर में से 5 मेंबर उपलब्ध होने चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी में 1000 मेंबर है तो उसमें लगभग 5 उपलब्ध होने चाहिए उस मीटिंग में। या किसी कंपनी में ऐसा भी हो सकता है कि 1000 से लेकर 5000 उपलब्ध हो तो वहां पर कितने होने चाहिए, 15 मेंबर होने चाहिए। और किसी में 5000 से अगर ज़्यादा है तो कितने मेंबर होने चाहिए, 30 होने चाहिए। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, कंपनी लॉ है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। अब काइंड्स ऑफ कंपनी की बात करें, मतलब काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग की बात करें, पहला है आपका शेयर होल्डर मीटिंग। शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर भी देखिए 3 पॉइंट आ गए। पहला आपका एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग ध्यान समझिएगा कि क्या है। पहली बात तो ये एनुअल का क्या मतलब होता है, पूरे साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे उसे बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पहला 21 दिन से पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक, मतलब आपको जो होता है आपका मीटिंग से पहले आपको 21 दिन पहले आपको नोटिस दे देना पड़ेगा कि इस दिन भैया मीटिंग होगी, प्रेजेंट हो जाओ। ठीक है, अगला है आपका कोरम। कोरम क्या मतलब होता है, ऐसे मिनिमम मेंबर 5 होते हैं। अगर मान लीजिए 1000 लोग हैं तो इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, अवेलेबल होने चाहिए। वही चीज़ जो हमने ऊपर बताई थी कि 1000 में से 5 मेंबर उपलब्ध होने चाहिए, 1000 से 5000 के बीच में 15 मेंबर होने चाहिए और 5000 से ज़्यादा है तो कितने होने चाहिए, 30 मेंबर होने चाहिए। ठीक, अब एजेंडा क्या होता है, एजेंडा होता है कि डायरेक्टर को रिप्लेस करना है या डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है, या जो डिविडेंड होता है उसको क्लियर करना है। डिविडेंड का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने कोई पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद जो पैसा आपको मिलेगा वापसी में सबको मतलब बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। मतलब इसमें बड़े बड़े सब डिसीजन लिए जाते हैं, बड़े बड़े एजेंडा होते हैं, बड़े बड़े गोल होते हैं। एक टाइम क्या होता है मीटिंग का, 9 to 6 जो होता है वो टाइम होता है मीटिंग का। और इसके बाद सारे ही पर्सन क्या करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं। अब देखिए 1 पर्सन को
छोड़ के 1% को छोड़ के, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सभी लोग क्या करते हैं, इसको अटेंड करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, इसका काम करते हैं। ठीक, अगला है आपका होल्ड। होल्ड का मतलब होता है कि कुछ टाइम गैप होना चाहिए ना, तो लगभग 9 मंथ का जो है टाइम गैप आप ले सकते हैं क्लोजिंग ईयर का। ठीक है, ये 9 मंथ का टाइम गैप ले सकते हैं। और अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं किया तो आपको 25,000 रुपये फाइन यानी कि जुर्माना भी देना पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिए एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, मतलब पूरे साल की मीटिंग हो गई। अब होती है कि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का क्या मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफाइड डिसीजन लिए जाएं। ठीक, मतलब जैसे कुछ डिसीजन है जो हमको एनुअल जनरल मीटिंग के बाद लेने पड़े या बीच में लेने पड़े, तो ऐसे में हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करेंगे। वहाँ पर क्या, वहाँ भी सेम चीज़ है कि 21 दिन पहले भैया नोटिस दो, एजेंडा क्लियर रखो कि काहे के लिए मतलब कर रहे हैं। एजेंडा इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्टर को रिमूव करना है, ऑडिटर को रिमूव करना है, मतलब बड़े बड़े डिसीजन भी यहाँ लिए जाएंगे तुरंत, तो उसके लिए एजेंडा तय होता है। कोरम में यहाँ पर मेन वही जो पुरानी चीज़ें वही चल रही है कि 5 मेंबर होने चाहिए किसमें, पब्लिक कंपनी के, और 2 मेंबर होने चाहिए किसके, प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, अब जो इसका जो रहता है, जो टाइम होता है वो कब होता है, देखिए टाइम जो होता है वो 2 AGM मतलब क्या होता है, 2 जनरल मीटिंग के बीच में होना चाहिए। ठीक, मतलब अगर मान लीजिए कोई एक एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है, ठीक, अगले साल भी फिर चल रही है, तो उसके बीच में आप क्या करेंगे, इसको कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर जो फाइन होता है वो स्पेसिफाइड लॉ ने नहीं किया है कि कितना फाइन लिया जाएगा अगर आपने इस मीटिंग को नहीं किया तो। ठीक, इसके बाद अगला है कि क्लास मीटिंग क्या होती है। क्लास मीटिंग का क्या मतलब होता है कि राइट्स और ड्यूटीज में चेंज करा जाए किसी पर्टिकुलर क्लास में। आपकी क्लास क्या होती है, देखिए जो प्रेफरेंस शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर भी कई सारे भागों में विभाजित है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास शेयर बोलते हैं। ठीक, तो ये जो क्लास शेयर होता है, इसके सारे शेयर होल्डर जो होते हैं इक्विटी के प्रेफरेंस के सबके, वो सब उपलब्ध होने चाहिए किसमें, क्लास मीटिंग के अंदर। ठीक, इसमें लगभग जो लॉ ने कहा है उस हिसाब से 75% लोग जो हो वो अवेलेबल हो, मतलब वो लोग होने चाहिए कहाँ पर, क्लास मीटिंग के दौरान। ठीक है, एक होता है आपका बोल्ड मीटिंग। बोल्ड मीटिंग का क्या मतलब होता है कि पहले जैसे बोल्ड डायरेक्टर होते हैं वो अगर साथ में मीटिंग करें तब उसे क्या बोलते हैं, बोल्ड मीटिंग बोलते हैं। अब बोल्ड मीटिंग में क्या होता है कि 7 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, साथ ही 30 दिन जो पहले 30 दिन होंगे वो उसमें बोल्ड मीटिंग होती है। इसका जो आप लोग का गैप रहता है वो 90 डेज का गैप रहता है, मतलब आप लोग चाहें तो 90 दिन का गैप कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग यहाँ पर क्या होंगे, अटैच होंगे, और इसमें मेन डिसीजन क्या लिए जाएंगे बोल्ड मीटिंग में कि जो मर्जर है या कोई एमालगमेशन है। मर्जर एमालगमेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी को कंपनी में जोड़ना है, बड़े बड़े डिसीजन ये लोग लेते हैं। कौन, बोल्ड डायरेक्टर। ठीक, इसमें 2 डायरेक्टर होने चाहिए या 1/3 डायरेक्टर होने चाहिए, जो भी इनमें से ज्यादा हो। ठीक, एक होता है आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग का क्या मतलब होता है, जब भी कोई पब्लिक कंपनी नई बनती है तब वहां पर जो सबसे पहली मीटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं। अब ये स्टैट्यूटरी मीटिंग में 2 डायरेक्टर होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं। इसके बाद अगला है कि वाइंडिंग ऑफ कंपनी क्या होती है। वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है, कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप बोलते हैं। अब देखिए वाइंडिंग अप जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी क्या हो रही है, बंद होना शुरू हो रही है। ठीक है, अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हो रही है। ठीक, अब इसके मतलब अंदर भी कुछ चीजें आती है, जैसे पहला है आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर, मेंबर, शेयर होल्डर सब कहते हैं भैया आप कंपनी नहीं चला पाएंगे हम, तो ये क्या हो गया, अब वो अपनी सहमति से क्या कर रहे हैं, कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप बोलते हैं। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में भी 2 टाइप होते हैं। पहला है मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जैसे मेंबर जितने भी है कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ये सारे लोग आके कहते हैं कि भाई कंपनी को बंद होना चाहिए। और जब दूसरा पॉइंट क्या है, क्रिएटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्रिएटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है कि जो क्रिएटर होते हैं, जो कंपनी को पैसा देते हैं उधार पे, अगर उनका ट्रस्ट चला जाए और तो वो क्या करेंगे, कंपनी में अपनी मीटिंग को भैया बैठाएंगे, सब लोग आएंगे वहां मीटिंग में बैठेंगे और क्या करेंगे, वो कंपनी को क्या कर देंगे, बंद करवा देंगे। ठीक है, ये क्रिएटर भी करवा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। ठीक, यहाँ पर मतलब वाइंडिंग अप में एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, हम अलग से बता रहे हैं। लिक्विडेटर वो आदमी है जो जैसे कंपनी के अंदर जैसे नीलामी करनी होती है, शेयर को बेचना पड़ता है और जितने भी स्टॉक उनके एसेट्स हैं उनको बेचना पड़ता है, तो उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। वो कैलकुलेट करता है कि कंपनी के पास कितना क्या चीज़ें हैं, कितना क्या माल उनके पास पड़ा हुआ है, और उसके बाद उसको क्या करता है, वो बेचना शुरू कर देता है। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, ये दोनों चीज़ें देखने में क्या लगती है, बिल्कुल सेम लगती हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब कब एक कंपनी बंद होता है और वाइंडिंग अप का मतलब भी कंपनी बंद होता है, लेकिन इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है। देखिए वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है, वाइंडिंग अप एक पहला प्रोसेस है, अगर वाइंडिंग अप ना हो तो फिर डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। वाइंडिंग अप एक पहला प्रोसेस है और डिसोल्यूशन एक लास्ट प्रोसेस है।
डिसोल्यूशन में कोई कंपनी बंद ही हो चुकी है, वाइंडिंग अप में अभी कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी अभी चल रही है लेकिन वो धीरे धीरे करके बंद हो रही है। ओके, अगला क्या है, वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर क्या होता है, पॉइंट होता है। लिक्विडेटर अभी हमने बताया था आप लोग को कि जो कंपनी के एसेट्स को देखे, कैलकुलेट करे, उसके बाद उसको बेचना शुरू करे, ठीक। और जो डिसोल्यूशन होता है उसमें लिक्विडेटर का है अपॉइंट करेंगे, कंपनी जब बंदी हो गई तो का है लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, जो वाइंडिंग अप है उसमें क्या होता है, जो क्रेडिटर होता है वो क्लेम कर सकता है कंपनी से। देखिए जब कंपनी चल रही होती तो कंपनी से अगर उसका पैसा कुछ अटका हुआ है या कंपनी से उसको पैसा चाहिए तो वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। फर्जी नहीं मांगेगा, अपना रुपया मांगेगा, ठीक है। डिसोल्यूशन में क्रेडिटर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, जब कंपनी बंद होगी तो क्लेम कहाँ से करोगे, ठीक है। आगे का है आपका ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब जैसे मान लीजिए कि कोर्ट का कोई ऑर्डर करना है, ठीक, तो जो वाइंडिंग अप होता है उसमें कोर्ट की ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो प्रोसेस कंपनी कर रही है ना कि सारी चीज़ों को देखें, मैनेज करें, नीलामी करें, सब चीज़ें बंद करें, ठीक। लेकिन डिसोल्यूशन में प्रॉपर कोर्ट का नोटिस होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, तब जाके कंपनी बंद होगी, ऐसे नहीं बंद होगी, ठीक। अब अगला आता है आपका एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी में बी कैरी ऑन इट्स अफेयर। इसका क्या मतलब होता है कि वाइंडिंग अप में आप बिजनेस अपने चला रहे हो, बिजनेस में रन कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिसोल्यूशन में आपकी कंपनी क्या हो गई, बंद हो चुकी है, तो आप कोई भी उसमें जो एक्टिविटीज होती है वो कैरिड फॉरवर्ड नहीं करोगे, ठीक। वाइंडिंग अप जो होता है मेनली कुछ कारणों की वजह से होता है, मतलब कंपनी बंद होने के भी कुछ कारण होते हैं। वाइंडिंग अप का क्या कारण हो सकता है, जैसे मान लीजिए अमलगमेशन या मर्जर है। अमलगमेशन जैसे कोई दो कंपनियां आपस में मतलब सब बिजनेस करने लग जाए। मर्जर का क्या मतलब, दो कंपनियां आपस में जुड़ जाए तो उसे मर्जर बोलते हैं। तो ये बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए हम वाइंडिंग अप को यूज करते हैं। और डिसोल्यूशन में भी बहुत सारी चीजें होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी होता है, मतलब कंपनी का भी होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का भी, मतलब पार्टनर्स का भी होता है। मान लीजिए पार्टनर है वो, अब भाई ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है तो अब क्या करेंगे, अपनी पार्टनरशिप को बंद कर देंगे। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद डिफरेंस समझ लीजिए शेयर और डिबेंचर में। देखिए शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब होता है बड़े से अमाउंट में छोटा सा हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। मतलब कंपनी ने अगर पब्लिक से पैसा मांगा तो उसे क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, ठीक। उसमें क्या दे दिया, हमको ओनरशिप दे दिया। लेकिन एक डिबेंचर भी होता है। डिबेंचर का मतलब होता है कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी बैंक के पास गई, उसको लोन नहीं मिला तो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से लोन ले लेगी, तब उसे क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं, ठीक। अब जो शेयर होता है वो एक ओन्ड कैपिटल होता है। ओन्ड कैपिटल का मतलब होता है कि वो ओनर हो जाएगा, ठीक। और डिबेंचर क्या होता है, बोरोड कैपिटल होता है, मतलब जिसको लोन पर लिया गया हो, ठीक। आगे क्या होता है, जो शेयर होता है उसमें जो शेयर होल्डर होता है वो क्या करता है, शेयर को होल्ड करता है, ठीक। और डिबेंचर में जो डिबेंचर होल्डर करता है वो डिबेंचर क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। होल्ड का मतलब होता है कि वो उसको मैनेज करता है, वो उसको ओन करता है, ठीक। आगे जो शेयर होता है वो ओनर कहलाता है, ठीक है। जिसने शेयर ले लिया वो ओनर कहलाएगा, जो डिबेंचर ले लिया वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, मतलब उधार देने वाला, ठीक। आगे जो शेयर होता है उसमें लास्ट में जब पैसा वैसा जब मिलना शुरू होता है तब वो उसे बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। मतलब डिविडेंड मतलब उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उसे बोलते हैं डिविडेंड, ठीक। और जो डिबेंचर होता है उसका मतलब क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। लोन आप लोग दे रहे हो ना तो आप लोग क्या कमाओगे, इंटरेस्ट कमाओगे। इसके बाद शेयर के अंदर वोटिंग राइट होता है। हमने पहले ही आपको बताया था कि कंपनी की मीटिंग में आप कुछ अपना मत रख सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, वोटिंग राइट बोलते हैं। डिबेंचर में आपका कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, आप वोटिंग राइट अपना नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब कुछ पॉइंट और समझ लीजिए। इससे पहला है बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को चाहे तो एक्स्ट्रा शेयर दे सकती है, उसे बोलते हैं बोनस शेयर बोलते हैं। ये फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। वो कंपनी क्या करती है, अपने जो भी शेयर होल्डर होते हैं बढ़िया बढ़िया उनको क्या करती है, वो इशूड करती है, तब उसे क्या बोलते हैं, बोनस शेयर बोलते हैं। और डिविडेंड तो हमने आपको भी बताया था, डिविडेंड का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट आपने सब कमा लिया, बाद में जो आपको जो हिस्सा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। वन शॉट भी वीडियो हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग को ध्यान देना कि इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार आप लोग को देख लेने से सारे टॉपिक आप लोग को याद होने लग जाए। बाकी जो सेमेस्टर 6 है आप लोग का, उसके भी एग्जाम जल्द होने के आसार है, तो आप लोग चाहते हैं कि उसकी भी प्लेलिस्ट जो आप लोग की थ्योरी है और एमसीक्यू दोनों तैयार हो जाए, जल्द से जल्द आप लोग को मिल जाए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो भी काम हो जाएगा। शेयर करने का काम और सबको भेजने का काम आपका रहेगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।